चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। ये पार्ट देख लिए थे, ठीक है। रिप्रोडक्शन दो टाइप के हैं, सेक्शुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब है इट इन्वॉल्व्स ओनली सिंगल पेरेंट, ठीक है ठीक है। तो asexual involves only single parent, whereas sexual reproduction involves two individuals, ठीक है। एग्जांपल लिखा हुआ है कि किसमें अपन asexual reproduction देखते हैं, किसमें sexual reproduction देखते हैं, ठीक है। बाकी तो आपके टाइप्स हैं sexual reproduction के, ठीक है, सॉरी asexual reproduction के। अपन सीधा उसमें आते हैं। तो प्लांट्स वाला मैं आप लोग को बता रहा था, ये है प्लांट्स वाला जो अपन पढ़े थे लास्ट क्लास में ना। पेज नंबर 13 से लेके पेज नंबर 16 तक रहेगा ये, ठीक है। जहाँ पे अपन ने फ्लावर के पार्ट्स देखे थे, ठीक है। इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ फटाफट। फ्लावर के पूरे पार्ट्स, उनके सारे फंक्शन, पेटल, स्टेमन, कार्पल, पिस्टल का क्या काम है, पॉलिनेशन दो टाइप के, क्रॉस एंड सेल्फ। के बाद फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्या क्या इवेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स आएगा, बहुत सारे पॉलन ट्यूब निकलेंगे, कोई एक ही पॉलन ट्यूब ओवरी तक जाएगा, ठीक है। फिर क्या क्या चेंजेस होंगे, ओव्यूल आपका टफ कोट सीड बन जाएगा, ओवरी फ्रूट बन जाएगा, याद है। वो सारे स्टेजेस है जर्मिनेशन के। वही आपका ये वाला पार्ट, सीड का एक पार्ट आपका रेडिकल है जो रूट बनेगा, प्रीम्यूल आपका स्टेम बनेगा, एंड दैट आपका वो फ्यूचर प्लांट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये पार्ट हमने लास्ट क्लास में देख लिया था प्लांट का। आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन एनिमल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें भी थोड़ा बहुत अपन स्टार्ट किए थे, प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस के बारे में बात किए थे, है ना। तो वहीं से ये वापस यहीं से चालू करते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। विजिबल है, हाँ चलो। हाँ बाबू, हेलो। ये तो आए हैं अपूर्व अनीश और फलक तो है। फिर से ट्राई कर, फिर से ट्राई करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आ जाओ। हाँ रीडेबल है ना, हाँ। और अभी ठीक है, पक्का। तो ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली डू सो वाया द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स सेल, जिसको अपन गैमेट बोलते हैं, स्पर्म इन मेल एंड एग या ओवम इन फीमेल, ठीक है। इन ह्यूमन मेल सेल्स सेक्स और स्पर्मेटोजोआ, जिसको अपन शॉर्ट में स्पर्म सेल्स बोलते हैं, आर रिलेटिवली मोटाइल, मतलब वो मूव करते हैं, ठीक है, वो मूव करेंगे। Female sex cells called ova या eggs are non-motile and are much larger in comparison to male gamete. Male gamete के जो दोनों एक एक सेल ही है ना। एक आपका छोटा है सेक्स सेल, मेल सेक्स सेल आपके छोटे होते हैं और फीमेल सेक्स सेल बड़े होते हैं, वो दोनों सिंगल सिंगल सेल, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी इसी पेज में है ना, ये आपको विजिबल नहीं होगा, बट आप लोग ये पीडीएफ का ये पेज खोल के रखना, ठीक है। इसी को रीड कर रहा हूँ, इसी को समझा रहा हूँ। When these cells fuse in a process called fertilization, जैसा वहां हो रहा था प्लांट्स में, pollen was coming to ovum and was fusing, that was the process known as fertilization। यहाँ भी वही चीज होगी, sperm will come and fuse with ovum, ठीक है, fertilization। The resulting cell, यहाँ भी इसको zygote बोलेंगे, contains a mix of inherited genes from father and mother, ठीक है। बस अंतर इतना होता है, sperm में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं एंड ओवम में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारे पास एक्चुअल 46 होते हैं, बट जब ये सेक्स सेल्स बनते हैं ना, तो इसमें हाफ क्रोमोसोम्स ही आते हैं। वरना अगर 46 पूरे आ जाएंगे, 46 उधर से ही पूरे आ जाएंगे, तो मिलके 92 हो जाएगा जाइगोट के अंदर। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए 23 ही आते हैं मेल के स्पर्म में एंड 23 आते हैं फीमेल के ओवम में। व्हेन दे फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म जाइगोट, तब 46 हो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। Human sex cells are produced in reproductive system organ called gonads. Testes in male, ovary in female. इनको gonads बोलते हैं, जो germ cells या sex cells बनाएंगे, ठीक है। Gonad produce sex hormones, वो hormones भी बनाते हैं ना, अपन पढ़े थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। टेस्टिस ही हैं जो टेस्टोस्टेरोन भी बनाते हैं, और ओवरीज ही हैं जो प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन भी बनाते हैं, फीमेल हार्मोन्स। याद है ना नाम,
तो दे प्रोड्यूस 6 हॉर्मोन्स needed for the growth and development of primary and secondary reproductive organs and structures. हमारे reproductive organs का growth प्लस हमारे secondary sexual characters ये सब हमारे hormones control करते हैं, ठीक है? Okay. Puberty क्या होता है? It is the age or period when the reproductive organs of a child start functioning and the child attains sexual maturity. अपन देखे थे puberty, adolescence, जहाँ पे एक age जहाँ पे हमारे sex organs mature हो जाते हैं, ठीक है? फंक्शन करने लगते हैं, राइट? इन गर्ल्स puberty is achieved at the age of 10 to 12 years of age. In boys 13 to 14 years of age. थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है और ये मैंने रेंज बताया भी था ना कि पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, इसलिए अपन रेंज बोलते हैं, अपन ऐसे नहीं बोलते कि एग्जैक्ट इसी साल से puberty स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? Both male and female reproductive system do not perform their function continuously from birth. Birth onwards reproductive system काम नहीं करते हैं, ठीक है? In the same way as for instance the respiratory system, nervous system, ये सब तो काम करेंगे ना, respiratory system कैसे काम नहीं करेगा, समझ रहे? बाकी सारे हमारे बॉडी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देते हैं सिंस बर्थ, बट रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक एज के बाद स्टार्ट करता है काम करना, ठीक है? In fact, reproductive organs do not start to function until puberty. When this happens, reproductive system also has effect on other system all around the body. सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही डेवलपमेंट नहीं होता, हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो मैं डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. हमारी हाइट इंक्रीज होती है ना? मेल्स में अपन देखे थे फेशियल हेयर आते हैं, शोल्डर ब्रॉड होते हैं, वॉइस चेंज होती है, तो ये सारे हमारे पूरे बॉडी में चेंजेस आते हैं, राइट? मैंने वो पिंपल्स एंड एक्ने का ही बताया था ना कि हमारे जब स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स का फंक्शन ज्यादा होने लगता है तो ये पिंपल्स एंड एक्ने भी हमारे इस एज में होने स्टार्ट होते हैं, ठीक है? तो ये नेचुरल है, ये सबको होता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, इसलिए ये चैप्टर पढ़ाया जाता है आप लोग को ना, ताकि आप लोग घबराओ नहीं, अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा ना हो, सबके साथ हो रहा है, ठीक है? ओके, so when this happens, the reproductive system also has effects on other system all around the body. Obviously these changes are different in two sexes. हाँ, ये तो अलग अलग होगा ना, दोनों मेल एंड फीमेल में ये चेंजेस अलग अलग होंगे. तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर डिफरेंट इन मेल एंड डिफरेंट इन फीमेल्स, ठीक है? तो क्या क्या चेंजेस होते हैं मेल के अंदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी? पहले मेल के चेंजेस पढ़ते, फिर अपन फीमेल के चेंजेस पढ़ेंगे. देयर इज अ स्लो ग्रोथ ऑफ थिक हेयर्स ऑन फेस, मुस्टैच एंड बियर्ड आएगा, दाढ़ी मुंचाना चालू हो जाएगा. हेयर्स इन द आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन, आर्मपिट में हेयर्स आने चालू हो जाते हैं, बचपन से नहीं रहते ना यहाँ पे बाल, अब आर्मपिट में अब बाल आने स्टार्ट होते हैं, राइट? और प्यूबिक रीजन का मतलब होता है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है हमारे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जहाँ पे होता है ना उसको अपन कहते हैं प्यूबिक रीजन. गलती से इसको पढ़ते समय लोग पब्लिक रीजन पढ़ देते हैं, जो कि एकदम गलत है ना, एकदम वो तो प्राइवेट रीजन है, ठीक है? एक्चुअली वो प्यूबिक है, वो एल मिसिंग है वहाँ पे, पता नहीं क्यों उसको नाम प्यूबिक दिया गया है, पब्लिक में बस एल मिसिंग है उसमें. तो मैं एक आध बार आप लोग को ही पढ़ाया हूँ, मतलब जो पुराने बच्चों को, तो उन लोग एक आध बार रीड करते थे, हमें पब्लिक रीजन रीड करते थे, ठीक है? मेरे दिमाग में नहीं आया था, बट उन्होंने रीड किया और वो जाहिर सी बात है सिर्फ एल मिसिंग है वहाँ पे, राइट? तो प्यूबिक रीजन समझ गया ना? द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास का जो रीजन है उसको प्यूबिक रीजन बोलते हैं, वहां भी हेयर्स का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है. ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, ये अपन मेल की बात कर रहे हैं, तो मेल का शोल्डर ब्रॉड होना चालू हो जाएगा. देयर वॉइस बिगिंस टू क्रैक, देयर शोल्डर बिकम ब्रॉड, यहाँ पे वो एडम्स एप्पल आ जाएगा, ठीक है? वॉइस ब्रॉड, शोल्डर ब्रॉड, वॉइस बिकम टू क्रैक, लो पिच वॉइस चालू हो जाएगी हमारी, मैनली वॉइस बोलते हैं ना, मर्दाना आवाज, ठीक है? अभी नहीं है. The penis occasionally begins to become enlarged and erect. ये भी एक नेचुरल चीज है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस है, it sometimes become enlarged and erect, ठीक है? These changes are caused by the male sex hormone known as testosterone. तो जितने भी चेंजेस अपन ऊपर पढ़े हैं मेल में, ये कौन कंट्रोल करता है? टेस्टोस्टेरोन. यही सारे चेंजेस हमने वो बॉक्स में भी लिखे थे, यही सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल में. याद है जो बॉक्स अपन बनाए हैं हॉर्मोन्स का, उसमें टेस्टोस्टेरोन के सामने यही सारे चेंजेस लिखे हैं, ठीक है? चलो, कमिंग ऑन टू फीमेल. फीमेल में क्या क्या चेंजेस होंगे, ठीक है? ओके, विजिबल है? तो इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज begins to increase with darkening of skin of the nipples at the tips of the breast. nipples सबके पास होते हैं, ठीक है? बट मिल्क लेने का पावर गर्ल्स के पास ही है, ठीक है? तो इसलिए वहां पे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, हमारे में चेस्ट होता है, फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है? हेयर्स इन द आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन वहां भी होगा, ठीक है?
ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स एंड थाइस, जब जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बढ़ते हैं ना तो उनका यूट्रस बढ़ता है। यूट्रस आप लोग सुने हो ना, पहले भी तो आप लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़े हो। तो यूट्रस होता है, तो यूट्रस बेसिकली हिप्स रीजन में होता है, राइट। तो जब वो यूट्रस बढ़ता है ना तो बेसिकली हिप्स का रीजन भी बढ़ना स्टार्ट होता है इन फीमेल्स, ठीक है। गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम। ये मेंस्ट्रुएशन अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बट एक प्रोसेस होता है मेंस्ट्रुएशन का विच रिपीट्स आफ्टर एवरी मंथ। वो अपन डिटेल में आगे पूरा एक टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन का, वहां अपन पढ़ेंगे उसको, ठीक है। दीज चेंजेस आर कॉज्ड बाय, अब इसको कौन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो फीमेल हार्मोन्स है, क्लियर है। These are the changes we observe during the time of puberty in male and female, ठीक है, okay. Coming on to primary sex organ, so sex organ which produce germ cells are called primary sex organ. Testes in male, ovary in female, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। और बाकी उनके आसपास के जो ऑर्गन्स है ना उनको अपन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बोल देंगे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो उनको, जैसे टेस्टिस में स्पर्म बना तो दिया, बट उसको कंडक्ट करके बाहर लाने तक का जो काम जो ऑर्गन्स कर रहे हैं वो आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हो जाएंगे। ओवरी ने एग तो बना दिया, बट उसको यूट्रस तक लाने का काम जो कर रहे हैं वो आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हो जाएंगे फीमेल के, समझ रहे हैं ना। प्राइमरी मतलब जो मेन है, अगर वो नहीं होगा तो आगे काम ही नहीं होगा। अगर टेस्टिस नहीं होंगे तो स्पर्म नहीं बनेगा, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी नहीं होगा तो एग नहीं बनेगा, इसलिए ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज द ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस दैट सेक्स गैमेट एंड ओवम, समझ रहे हैं। और उसको वहां तक कंडक्ट करने का काम, उनको नरिशमेंट करने का काम जो ऑर्गन्स कर रहे हैं ना, दे आर नोन एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। एम आई क्लियर? ठीक है, अपन एक एक करके सारे ऑर्गन्स पढ़ेंगे, पहले मेल और फीमेल के। और प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या होता है? कैरेक्टर्स which distinguish a male from a female at the time of birth are called primary sex characters. ऐसे सेक्स कैरेक्टर जो अपन देख के बता देंगे कि हाँ ये लड़का ये लड़की, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर अपन ऊपर पढ़ लिए पूरे, जो ऊपर सारे कैरेक्टर्स दिखे ना, दोज आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। The reproductive phase is the phase in the life of every individual which makes the individual capable of reproducing the offspring. ठीक है, ये हर इंडिविजुअल की लाइफ में ये फेज आएगा जहां पे they will be able to reproduce, they will be able to produce an offspring of their own type, ठीक है। In the early reproductive phase, individuals acquire changes in the body which results in the formation of germ cells. Sperms are male germ cells and eggs are female germ cells. The reproductive phase यानी कि puberty involves the changes in the appearance and size of the bodily organs. क्लियर है? आप आगे बढ़े। सबसे पहले अपन बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे, ठीक है। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज एक्टिव एंड फंक्शन ओनली आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी के बाद ही ये अपना मेल रिप्रोडक्टिव काम स्टार्ट करेगा। क्या क्या मेन ऑर्गन्स हैं इसमें? इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, जब हम फीमेल में आएंगे तो वहां पे होगा इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरी, ओवरी भी दो होते हैं, टेस्टिस भी दो, ठीक है। वास डेफरेंस का मतलब होता है एक ट्यूब है जो स्पर्म को पेनिस तक लेके आएगा, दैट इज नोन एज वास डेफरेंस। आप इसको एक सिंपल सा नाम भी बोल सकते हो, स्पर्म डक्ट, जो स्पर्म को कैरी करके लेके आ रहा है। स्पर्म डक्ट सस्ता सा नाम हो गया, वास डेफरेंस थोड़ा महंगा नाम है, नाम सुन के लग रहा है ना महंगा थोड़ा नाम, ठीक है। ठीक है, वास डेफरेंस आपका एक और नाम हो गया, एक और उसका नाम क्या हो गया? स्पर्म डक्ट, जो स्पर्म के लिए डक्ट है वो, जहां स्पर्म ट्रैवल करके पेनिस तक आएगा, ठीक है। तो एक ट्यूब है जरा सा, ठीक है, एंड अ मस्कुलर ऑर्गन द पेनिस। तो पेनिस इज अ मस्कुलर ऑर्गन जो ये स्पर्म या फिर सीमन बोलते हैं। एक्चुअली स्पर्म तो एक सेल है ना, बस वो एक सेल हमें दिखेगा भी नहीं, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? वो एक सेल हमें दिखेगा भी नहीं, और उसको ट्रैवल करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो आसपास के जो ऑर्गन्स है ना, और वो क्या करते हैं, कुछ लिक्विड भी सेक्रीट करते हैं जिसमें वो सेल या स्पर्म मिक्स होके आता है। तो जो पूरा लिक्विड जो बाहर आता है ना, दैट इज नोन एज सीमन। उसको क्या बोलते हैं अपन? सीमन। दैट इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड स्पर्म, क्योंकि स्पर्म अकेले आ नहीं पाएगा, डर रहा होगा बाहर आने में अकेले, है ना, और अकेले वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। थोड़ा क्या लिक्विड पार्ट रहेगा तो वो साथ में फ्लोट होके आ जाएगा ना, तैर के आ जाएगा मस्त। तो बेसिकली वो लिक्विड पार्ट उसको मूव कराने में हेल्प करते हैं, हेल्प को, ठीक है। तो इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, वास डेफरेंस एंड पेनिस, ठीक है।
ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये स्क्रोटम है, दिख रहा है ये, है ना, ये स्क्रोटम, ये टेस्टिस है। आदमी साइड से खड़ा तो एक ही टेस्टिस दिखेगा, समझ रहे? मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो मेरा एक ही हाथ दिखेगा ना, मेरा दूसरा हाथ नहीं दिख रहा है, दैट डजंट मीन कि दूसरा हाथ नहीं है। समझ गए ना? तो ये टेयर ऑफ टेस्टिस है, ठीक है, दिस इज पेनिस, है ना। और ये जो आप येलो वाला ट्यूब देख रहे हो ना, दिस वन, कैन यू सी? हो गया, हो गया, हंसने की बात नहीं, एकदम नेचुरल है। क्या है एकदम, तो क्या है? इधर थोड़ा सा आदित्य, इधर सबका चेहरा दिखना चाहिए मेरे को। इधर क्या हुआ आवाज, कोई दिक्कत? हाँ, कोई प्रॉब्लम है तो बताना मेरे को, ठीक है? हाँ चलो आगे बढ़े। ओके, तो ये टेस्टिस जो स्पर्म बनाएगा, स्पर्म बना के रखना तो नहीं, उसको बाहर भेजना है, तो उसके लिए ये आपका जो येलो कलर का ट्यूब दिख रहा है ना, दिस इज वास डेफरेंस। नाम लिखा हुआ कहीं दिख रहा है क्या? स्पर्म डक्ट लिखा हुआ, वास डेफरेंस नहीं लिखा, क्या लिखा है? स्पर्म डक्ट। तो दिस इज स्पर्म डक्ट, जो कहाँ आके ओपन हो रहा है, यहाँ पे देखो, ऐसा घूम के आ रहा है ना, ये ब्लैडर है, ये वही ब्लैडर है जो अपन वहां पढ़े थे। दो ब्लैडर नहीं होता ना, ब्लैडर एक ही है, ठीक है। और एक्चुअली ब्लैडर भी यूरेथ्रा में खुलता है, पढ़ा ना, यूरेथ्रा भी, ब्लैडर भी यूरेथ्रा में ओपन होता है। और आपका जो ये वास डेफरेंस है ना, ये भी यूरेथ्रा में जाके ओपन होता है। यूरेथ्रा दिख रहा है कहीं पे? ये ट्यूब, ये जो है ना, दिस वन, ये यूरेथ्रा है, जो बाहर आपके यही ट्यूब लेके आएगा और ये पेनिस से बाहर जाएगा। एक्चुअली पैसेज एक ही है, यूरिन का और स्पर्म का पैसेज एक ही है, लाने वाले अलग अलग है। यूरिन को यूरेटर लेके आ रहा है और ब्लैडर में स्टोर कर रहा है, और ब्लैडर उसको यूरेथ्रा को दे रहा है, और स्पर्म को वास डिफरेंस लेके आ रहा है, आके यूरेथ्रा में दे रहा है। समझ रहे हैं ना? एक जंक्शन है बोल सकते हैं दोनों के लिए, कॉमन पॉइंट है, निकलने का एक ही रास्ता है, ठीक है। तो ये आपके ऑर्गन्स हो गए, समझ आ रहा है? अब रास्ते में और भी चीजें हैं, अब हालांकि हमको बाकी सारी चीजें नहीं पढ़नी है, पर दो तीन चीजें ध्यान देना। एक कॉपर्स ग्लैंड, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, एक समाइनल वेसिकल, दिख रहा है सबको ये, है ना? ये तीनों ऐसे ग्लैंड्स हैं जो वो लिक्विड सेक्रीट करते हैं। स्पर्म तो यहाँ से निकल गया है, पर रास्ते भर में जब तक वो यहाँ पहुंचेगा ना यूरेथ्रा तक, तब तक वो उसमें लिक्विड ऐड करके उसको सीमन बना देंगे, ताकि उसको ट्रैवल करने में आसानी हो। समझ में आ रहा है? तो ये वेसिकल्स, ये सब ग्लैंड का यही काम है। पढ़ेंगे अपन इसमें आगे, एक एक ग्लैंड का फंक्शन लिखा हुआ है। डायग्राम क्लियर है सबको? ठीक है। टेस्टिस, it is the main reproductive organ in males. A pair of testes is placed in a structure called the scrotum. एक बोरी जैसा स्ट्रक्चर है जिसको अपन स्क्रोटम बोल रहे हैं, ये स्क्रोटल सैक बोल लो, सैक मतलब बोरी होता है, ठीक है। वो जो दो टेस्टिस है वो स्क्रोटल सैक में ही, ठीक है, which is located outside the abdominal cavity, मतलब बाहर की तरफ ही लोकेटेड है वो, ठीक है। Because sperm formation requires a lower temperature than the body नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। दैट इज व्हाई टेस्टिस बॉडी के अंदर नहीं है, क्योंकि ओवरीज तो बॉडी के अंदर होते हैं ना फीमेल में, हमको ओवरीज बॉडी के अंदर मिलेंगे फीमेल में, बट टेस्टिस आर आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि वो उनको बॉडी का टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म, ठीक है। ओके, the sperms are tiny bodies that consist of mainly genetic material and a long tail. जेनेटिक मटेरियल मतलब वही 23 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक है, एंड अ लॉन्ग टेल, वो टेल उनको मूव करने में हेल्प करती है, दैट इज व्हाई दे आर मोटाइल, मूवेबल, ठीक है, एंड अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। उनको मूव करके कहां जाना है? फीमेल जर्म सेल के पास, तब तो ट्यूब होगा ना, ठीक है। Testes also secrete male sex hormones like testosterone to regulate the development of sperm and secondary sexual character leading to puberty. Clear है टेस्टिस का फंक्शन? चलो आगे बढ़े। वास डिफरेंस, वास डिफरेंस क्या होता है? इट इज आल्सो नोन एज स्पर्म डक्ट। देयर आर टू इन नंबर, ईच वन अराइजिंग फ्रॉम टेस्टिस प्लेस्ड ऑन ईदर साइड। दो टेस्टिस है तो दोनों से एक एक वास डिफरेंस निकला है, ठीक है। दे ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स इनटू द पेनिस, ये इनका मेन काम है, स्पर्म को कंडक्ट करेंगे टिल पेनिस, ठीक है। They also collect fluids secreted by different gland. याद है जो तीन ग्लैंड, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। उनका एक काम और भी है, ये आसपास के जितने भी ग्लैंड पड़ेंगे रास्ते में, उनसे ये लिक्विड भी कलेक्ट करते हुए चलेंगे, मिक्स करते हुए चलेंगे स्पर्म के साथ, ठीक?
They transport sperm into the penis. They also collect fluids secreted by different glands. These secretions are rich in protein. क्योंकि वो सेल है ना, स्पर्म क्या एक सेल है, उसको भी नरिशमेंट चाहिए ना, तो वो लिक्विड में न्यूट्रिएंट्स भी होंगे जो उस सेल को नरिशमेंट देंगे। सेल को नरिशमेंट चाहिए कि नहीं, सेल को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना। So they provide nutrients. These secretions are rich in proteins to enrich the sperms. Clear है? क्योंकि स्पर्म खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्पर्म खराब हुआ ना तो यही जाके फ्यूज होने वाला है, तो रिजल्टेंट जाइगोट भी खराब होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए स्पर्म का अच्छा रहना, उसका नरिश्ड रहना जरूरी है। ठीक है, ओके। हाँ, स्पर्म along with these secretions form a thick liquid called semen. बोला ना कि स्पर्म अकेले बाहर नहीं आएगा, वो लिक्विड के साथ बाहर आएगा, और अब वो स्पर्म, वो लिक्विड और स्पर्म के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं? सीमन। SEMEN, सीमन। सीमन इज कन्वेड टू द यूरेथ्रा, वास डिफरेंस आपके यूरेथ्रा को दे देगा, थ्रू व्हिच इट इज डिस्चार्ज्ड आउटसाइड। आउटसाइड ऑफ द बॉडी कौन लेके जाएगा? पेनिस। The prostate gland seminal vesicle secretes semen to make the movement of sperms easier. तेल तो है उनके मूवमेंट के लिए, बट लिक्विड में वो और जल्दी स्लिप होके दौड़ेंगे। ठीक है, चलो अगला आते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का एक फंक्शन हम पढ़ चुके यूरिन वाले में। ठीक है, यूरेथ्रा फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज। मैंने बोला ना दोनों के लिए पैसेज कॉमन है। कौन कौन के लिए? स्पर्म और यूरिन के लिए। इट फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन, as it is just one tube that connects both the glands, urinary bladder और vas deferens. Urinary bladder में urine stored है, vas deferens से sperm आ रहा है। Clear है? अगला organ है penis. It is a part of male reproductive system. The penis is a muscular organ. कोई bones नहीं है यहाँ पे. It is a muscular organ which transfers semen into the female reproductive tract. मतलब स्पर्म एक बार पेनिस तक आ गया, बाहर आने के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर पेनिस ही है जो उसको लेके जाता है। समझ में आ रहा है? पेनिस रिसीव्स बोथ यूरिनरी ट्यूब एंड स्पर्म डक्ट। अगेन जैसे यूरेथ्रा में दोनों आ रहा है, तो यूरेथ्रा तो पेनिस के अंदर से ही जा रहा है, तो ये भी दोनों रिसीव करेगा। यूरिनरी ट्यूब भी रिसीव कर रहा है और स्पर्म डक्ट भी रिसीव कर रहा है। सर्व्स एज अ कॉमन ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन फॉर यूरिन आल्सो एंड सीमन आल्सो। एक ही ऑर्गन है जो दोनों चीजों को बाहर करेगा, यूरिन को भी और सीमन को भी। ठीक है, इट ओपन्स आउट थ्रू अ स्मॉल ट्यूब कॉल्ड द यूरेथ्रा। द पेनिस इज अंडरलाइन बाय थिन ब्लड वेसल व्हिच गिव इट अ कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ ब्लड। तो ब्लड तो खैर हर जगह है, हर जगह आपके वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? दिस इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे बढ़े। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। पहले डायग्राम ऑब्जर्व करते हैं, फिर अपन एक एक करके पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या है। जैसे वहां पे एक पेयर ऑफ टेस्टिस था ना, यहाँ पे एक पेयर ऑफ ओवरी होगा। दीज आर अ पेयर ऑफ ओवरी। ये अंदर, ये फीमेल बॉडी के अंदर है, अनलाइक टेस्टिस जो मेल बॉडी के बाहर है, बिकॉज दे नीड लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। याद रहेगा ना ये रीजन? ओके, तो इनका काम है एग बनाना, एग बना देंगे ये। अब फिर एक ट्यूब है जो यूट्रस तक कनेक्टेड है। जैसे हमारा पेनिस तक एक ट्यूब कनेक्टेड था, दैट वाज वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट, वैसे ही ओवरी से लेके यूट्रस तक एक ट्यूब कनेक्टेड है जिसका नाम है फेलोपियन ट्यूब। अगेन महंगा वाला नाम फेलोपियन ट्यूब, सस्ता वाला नाम ओविटा, क्योंकि वो ओवम को पास कराएगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें महंगा नाम लिखा हुआ है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, ऐसा लिखना है ना, महंगा नाम सस्ता नाम। ठीक है, जो याद नहीं हो रहा है उसको महंगा नाम बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और जो उसका फंक्शन से अपन नाम डिराइव कर रहे हैं उसका, वो अपन सस्ता नाम बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये आपका फेलोपियन ट्यूब है, दोनों जगह ट्यूब है फेलोपियन ट्यूब, जो आपके एग को, जो एग रिलीज करेगा। देखो कोई एक ही एग रिलीज करता है। ठीक है, आइदर ये ओवरी रिलीज करेगा या ये ओवरी रिलीज करेगा, दोनों एक साथ एक ही टाइम पे एग रिलीज नहीं करते हैं। उस प्रोसेस को अपन ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन, जहां पे एग बनेगा एंड इट इज रिलीज्ड बाय द ओवरी। ठीक है, नाउ दैट एग विल ट्रैवल थ्रू दिस फेलोपियन ट्यूब एंड विल कम टू यूट्रस। समझ में आ रहा है? यही जगह है, इसको अपन वोम्ब बोलते हैं ना, WOMB, कोक। मेरी कोक से जन्म लिया ऐसे बोलते हैं, तो वो कोक वो यही है। ठीक है, वोम्ब, WOMB, जहां पे पूरा जाइगोट से लेके बेबी होता है,
तो पूरा जो 9 मंथ का जो जेस्टेशन पीरियड है वो इसी जगह पे होता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। फिर यूट्रस के बाद आप एक ओपनिंग देख रहे हो, यहाँ पे सर्विक्स लिखा है, ओपनिंग, सर्विक्स इसका ओपनिंग, और ये वाला पार्ट आप देख रहे हो वेजाइना। यही रीजन है जहां से पेनिस अंदर आता है। क्या मैंने बोला ना कि पेनिस ही है जो सीमन को फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पेनिस इसी रीजन से अंदर आएगा, वेजाइना रीजन से, सर्विक्स की ओपनिंग होगी और यहीं से आपका सीमन स्पर्म अंदर जाएगा। है ना क्लियर? देखिए एग तो अंदर है ना, एग बाहर नहीं आता फ्यूज होने के लिए। हम मेंढक नहीं है, मेंढक ऐसा करते हैं, ठीक है। मेंढक क्या करते हैं, जो मेंढक जो मादा मेंढक होती है, मादा बोले तो फीमेल वाली, पर वो डिस्कवरी चैनल से तो उसमें मादा मादा बोलते हैं ना। तो जो मादा मेंढक होती है ना, वो क्या करती है, पानी में 100-150 अंडे लेकर देती है, छोड़ देती है। 100-150 इसलिए क्योंकि उसको नहीं पता ना, उसको आके किसको निशाना थोड़ा लगाना है उसको, तो वो आके बस स्पर्म डालता है, तो किसी ना किसी एक में तो जाके फ्यूज होगा, इसलिए सिर्फ एक एग नहीं ले करती वो। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत सारे क्लस्टर्स में एग होते हैं, कोई एक फ्यूज होता है, या हो सकता है मल्टीपल भी हो जाए, तो बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे एक साथ। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जितने फ्यूज होंगे उतने बच्चे होंगे। एम आई क्लियर? ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, फ्रॉग जो करता है वो पहले एग ले कर देता है बाहर, अनफर्टिलाइज्ड एग, फिर मेल फ्रॉग आके उसको फर्टिलाइज करता है। तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जहां पे फ्यूजन फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, बट ह्यूमंस में फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। अनटिल एंड अनलेस अगर कोई प्रॉब्लम है फीमेल बॉडी में कि वो फ्यूज नहीं करवा पा रहे हैं, या मेल स्पर्म अंदर जाके फ्यूज नहीं कर पा रहा है, इन दैट केस हम दोनों के सेक्स सेल को बाहर को लेके आईवीएफ, वो हम फिर बाहर कर, आजकल ये टेक्निक आ गई है, जहां पे हम उसको बाहर फर्टिलाइज करवाएंगे एंड देन इट इज प्लेस्ड अगेन इन द यूट्रस, क्योंकि वो फ्यूजन नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्रॉग के अलावा फ्रॉग के अलावा मैं देख के बताता हूँ, मैं तीसरा बार बोलूंगा तुम्हारे से, ये तीनों के अलावा। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अगला देखते हैं, एक एक करके ऑर्गन पढ़ते हैं। इसका ओवरी, ओवरी क्या, इट इज अ पेयर ऑफ ovaries form the gonads. Gonads अपन देखे थे ना, they are organs which produce germ cells, sex cells, gamete. Yeah, they are oval shaped and are close to the kidney. Ovaries are the female sex organs that lie one on either side of the abdominal cavity. ठीक है, तो ये रीजन इसके तो अपन लिखे थे ना कि हिप्स ब्रॉड हो जाते हैं, क्योंकि ये रीजन बढ़ेगा। ठीक है, okay. Ovaries, by the process of oogenesis, 4 eggs or ova which are released as one per month. Oogenesis का मतलब ही होता है एग फॉर्मेशन करना, ओव्यूलेशन जिसको मैंने आपको एक और बार बताया था, ओव्यूलेशन। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होगा स्पर्म बनाना, तो ओजोनेसिस का मतलब होगा एग बनाना। ठीक है, ओवरी प्रोड्यूस 2 हार्मोन्स, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवरीज हैव थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल्स मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एग को बाहर करेंगे डेलिकेटली। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी दिस फॉलिकल्स डेवलप्ड इनटू एग्स, ये एग्स बनेंगे और बाहर आएंगे। ठीक है, एस्ट्रोजन कंट्रोल्स द चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ये अपन पढ़ चुके हैं, लाइक फेमिनाइन वॉइस। ठीक है, फेमिनाइन वॉइस समझ गए ना लड़कियों की आवाज। ठीक है, सॉफ्ट स्किन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, जिसको अपन वही बोल रहे हैं, निपल्स, ब्रेस्ट फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। तभी तो हमको मैमल्स बोलते हैं ना, बिकॉज़ वी हैव गॉट मैमरी ग्लैंड्स, we all have got mammary glands. ठीक है, and we have the power to give birth to young ones, और उसे दूध पिलाने की ताकत भी मैमल्स के पास ही। ठीक है, तभी मैमरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रोथ ऑफ pubic hair controls the release of mature eggs. Progesterone controls the uterine changes during the menstrual cycle and helps in the maintenance of pregnancy. ये मैं बताऊंगा वापस, अपन menstrual cycle में आएंगे ना, अगर अपना टॉपिक भूल गए इसमें अपन बताऊंगा। ठीक है, क्या होगा ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसका काम क्या है, ये सिर्फ आपके एग को ओवरी से लेके यूट्रस तक लेके आ रहा है, ओवरी से यूट्रस तक का ये पाथ है, और यही एक रीजन है जहां पे ना एग फर्टिलाइज होता है। मतलब स्पर्म यूट्रस में एग को फर्टिलाइज नहीं करता, वो यूट्रस को पार करके फैलोपियन ट्यूब में जाके एग को ढूंढ के फर्टिलाइज करता है।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो a tube like structure arising from each ovary on either side is called as an oviduct. ठीक है, इसको अपन फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं. The egg is carried from the ovary to the uterus through a thin oviduct also known as fallopian tube. ठीक है, वापस वही हो गया. The two oviducts combine and open into an elastic bag-like structure known as uterus. ठीक है, एक लाइन यहाँ पे मिसिंग है कि यहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन भी होता है. फेलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. यही है जहां पे स्पर्म आके ओवम के साथ फ्यूज होता है. ठीक है, नेक्स्ट यूट्रस. यूट्रस इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन व्हिच हैज कैपेसिटी टू बियर द चाइल्ड. मैंने बोला ना कि बच्चा यहीं पे रहता है, पूरा जेस्टेशन पीरियड यहीं पे होगा. इट इज अदरवाइज नोन एज वोम. यही मैंने बताया. द जाइगोट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द फेलोपियन ट्यूब. देखो यहाँ लिखा हुआ है कि फेलोपियन ट्यूब में ही जाइगोट बन चुका है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में. ठीक है, travels downward by dividing itself continuously to form an embryo. मतलब वो जाइगोट बनते बनते वो आते आते ना डिवाइड होते होते एम्ब्रियो बनते हुए आता है. वो कहाँ? यूट्रस पर. ठीक है, एम्ब्रियो as it reaches the uterus gets implanted into the wall of uterus. यूट्रस के पास क्या होते हैं ना, ये जो वॉल्स है ना, यूट्रस क्या क्या सोचता है कि जो भी एग आ रहा है ना, वो हर महीने आने वाला एग फर्टिलाइज्ड होगा. यूट्रस ये सोच के चलता है. उसको क्या पता कि आने वाला एग फर्टिलाइज है कि नहीं. ठीक है, स्पर्म अंदर आता है तो ना बोलता है कि मैं आ गया हूं, मैं जा रहा हूं एग के पास फर्टिलाइज करने, तू रेडी हो जा. ऐसा नहीं बोलता ना. तो यूट्रस अपना काम हर महीने करेगा. यूट्रस विल बी रेडी, कि वो ये सोच के रेडी होता है कि जो एग आ रहा है वो फर्टिलाइज होगा, वो जाइगोट होगा, वो एम्ब्रियो होगा और वो मेरे पास आके पलने वाला है. तो यूट्रस अपने आप को उस हिसाब से तैयार करता है. वो मस्त, जैसे बच्चा होता है तो मस्त पालना लगाते हैं ना, मस्त उसके लिए करता अच्छा नया नया मार्केट से लेके सॉफ्ट करता कि उसको लगे ना. बस यूट्रस भी यही करता है. यूट्रस अपने आसपास, ये जो आप व्हाइट कलर का जो देख रहे हैं ना लेयर, यूट्रस अपने आसपास थोड़ा सॉफ्ट टिश्यूज का लेयर बना लेता है. थोड़ा ब्लड वेसल्स भी वहां पे आ जाते हैं. वो ये सोच के कुशन टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है कि जो आ रहा है एम्ब्रियो वो आके यहाँ पे अटैच होगा और उसको 9 महीने तक मुझे पालना है. समझ रहे? समझ गए ना? ठीक है, वो इस हिसाब से रेडी रहता है हर महीने. Every month uterus get ready, ठीक है, to receive the fertilized egg. ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है देखना. Embryo as it reaches the uterus gets implanted into the wall of uterus. वो आपके implant हो जाएगा, चिपक जाएगा. ठीक है, after fertilization female reproductive hormone bring in many changes to the uterus so as to bear the growing embryo. उसके बाद बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं फीमेल के अंदर जो उनको हेल्प करते हैं उस बच्चे को आगे पालने के लिए. ठीक है, उस दौरान जनरली बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं फीमेल में. ठीक है, उन्हें कभी कोई चीज अच्छी लगती है, कभी कोई चीज अच्छी नहीं लगती है. किसी चीज की स्मेल जो उनकी फेवरेट हुआ करती थी, हो सकता है उनसे उनको नफरत होने लगी. ये सब टाइप के उनमें हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ठीक है, एज द एम्ब्रियो ग्रोस इट ट्रांसफॉर्म इनटू फीटस. पहले जाइगोट बना, डिवाइड हो के वो एम्ब्रियो बना, फिर और बड़ा होते होते वो फीटस बना. ठीक है, बड़ा कैसे होगा उसके लिए उसका अलग प्रोसीजर अपन पढ़ेंगे. ठीक है, तो अल्टीमेटली एम्ब्रियो ग्रोस इट ट्रांसफॉर्म इनटू फीटस. द यूट्रस इज द ऑर्गन विच बियर्स द फीटस. फीटस ही रहेगा, फिर थोड़ा और बड़ा होकर बेबी बन के वो बाहर. ठीक है, सर्विक्स एक ओपनिंग थी. इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द वेजाइना. वेजाइना नीचे है, वेजाइना के टॉप पे सर्विक्स है. ठीक है, इट इज द जंक्शन बिटवीन द वेजाइना एंड द यूट्रस. वेजाइना क्या? इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट situated at the end of uterus in the female reproductive tract. ये एक्चुअली बर्थ कैनाल भी है. यही एक कैनाल है जहां से बच्चा बाहर आएगा. अगर बोलते हैं दो टाइप की डिलीवरी होती है, एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, एक सिजेरियन होती है. नॉर्मल में अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो बच्चा वेजाइना से ही बाहर आएगा. ठीक है, क्योंकि वो डेवलपमेंट जैसी जेस्टेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, बच्चा धीरे धीरे अपने आप घूमता है और उसका सर जो है वो सर्विक्स के पास आ जाता है. तब वो धीरे से सर्विक्स ओपन अप होता है. ठीक है, और बोलते हैं पुश करो. देखे तो होगे ना आप लोग, बच्चे थोड़ा आप लोग पुश करो. तो पुश करने से क्या वो सर्विक्स और ओपन होता है एंड उसी समय बहुत ज्यादा पेन होता है और बच्चा वहीं से बाहर आता है. इसको कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी. ठीक है, बट आजकल ऐसा बहुत कम होता है. तो आजकल क्या करते हैं अपन? सी सेक्शन करते हैं, जिसको अपन सिजेरियन बोलते हैं. पेट में यहीं पे एक सी शेप का कट बनाते हैं, इसका नाम सी सेक्शन है. सी शेप का एक सेक्शन बनाते हैं, फाड़े बाहर निकाले, पैक कर दिए. ठीक है, ओके. तो इट इज आल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल. वेजाइना को अपन क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल, क्योंकि यही वो कैनाल मतलब क्या? गुफा. ये वो गुफा है जहां से बच्चा बाहर आने वाला है.
इसलिए इसको बर्थ कैनाल बोल रहे हैं, ठीक है। And it open outside the body. It connects the uterus to the outside world. The vagina secretes mucus. अब ये mucus क्यों secrete करेगा? अब याद करो कुछ कुछ हार्मोन्स हम पढ़े थे जो बर्थ के समय हेल्प करते हैं, याद आ रहा है? ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन, ये सब टाइप के हार्मोन्स थे, पढ़े वो टेबल में लिखे भी आप लोग। तो बताया भी था कि जब बच्चा बाहर आता है तो वो थोड़ा सा लोग म्यूकस सेक्रेट कर देते हैं ताकि बच्चा आराम से, थोड़ा उसको आसानी हो बाहर आने में, थोड़ा सा लुब्रिकेशन हो जाएगा ना, फ्रिक्शन उसको कम फील होगा वहां पे, ठीक है। तो वेजाइना सेक्रेट्स म्यूकस टू कीप द ट्रैक वेट, थोड़ा वो वेट ट्रैक वेट रहेगा तो बच्चा आसानी से बाहर आ सकता है, ठीक है। इट ओपन्स आउट थ्रू द वल्वा, एक और ओपनिंग है नीचे वल्वा जहां से बच्चा बाहर आएगा। The female gamete develop inside the ovary. One mature egg is released by either of the ovaries per month. ये अपन डिस्कस किए कि हर मंथ एक ओवरी एग रिलीज करेगा, ठीक है। Ovaries secrete two hormones, estrogen and progesterone, which bring about sexual characters. ठीक है, ये सब वापस वही लिखा हुआ है। The two ovaries are open, ये शायद रिपीट हो गया है, हाँ ठीक है। The uterus help in the development of the fetus. क्लियर है सारा ऑर्गन्स का फंक्शन, ठीक है ठीक है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। पहला फर्टिलाइजेशन होता है, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन ही होगा ना, यहाँ पॉलिनेशन नहीं होता, समझ रहे हैं कि स्पर्म उड़ के आ रहा है, ऐसा नहीं होगा ना। स्पर्म को तो अंदर ले जाने के लिए हमारे पास ऑर्गन है ना, पेनिस, वो प्रॉपर ऑर्गन अंदर जाएगा, स्पर्म को इंजेक्ट करके बाहर आ जाएगा, आप बोल सकते हो उसको पॉलिनेशन, पर पॉलिनेशन लिखना नहीं है, ठीक है। एक तरह का पॉलिनेशन इन एनिमल्स है, क्योंकि वहां पे पॉलिनेशन का मतलब यही था ना कि पॉलन उड़ के स्टिग्मा तक आ जाए, तो यहाँ पे भी आपका स्पर्म वेजाइना के अंदर चला जाए, पर पॉलिनेशन नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। मैं बस रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ दोनों को, ठीक है। इससे पहले वहां पे प्रोसेस पॉलिनेशन था, उसके बाद फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे पॉलिनेशन नाम का कोई प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन मतलब वही दैट पेनिस इज गेटिंग इनसाइड द वेजाइना, उसी प्रोसेस को कॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब ऐसा होगा ना तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज करता है पेनिस, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द वेजाइना। स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव एंड मोटाइल, भागेंगे अंदर एग को ढूंढने में, ठीक है। They move up to the female body, फीमेल बॉडी के ऊपर जाएंगे, to the cervix, यूट्रस, यूट्रस को भी पार करके जाएंगे, मैंने बोला ना कहाँ जाएंगे ये, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। And finally reach the fallopian tube. As they move up and most of the sperms are destroyed, मतलब दौड़ते दौड़ते ऐसा बहुत सारे स्पर्म बीच में अब हार जाएंगे ना, सारे स्पर्म के पास उतनी एनर्जी नहीं रहेगी दौड़ते समय ना रेस में, पर जीतता कोई एक है ना, तो यहाँ भी वही होगा, दौड़ेंगे बहुत सारे स्पर्म पर रास्ते में बहुत सारे स्पर्म डेड हो जाएंगे, हार जाएंगे, थक जाएंगे, रुक जाएंगे, एक ही जाके ओवम को फ्यूज कर पाएगा, ठीक है। As the few sperm that have survived make into the ovum present in the fallopian tube. Only one sperm and one egg are involved in the fertilization. Once one sperm enters the egg forms a membrane and prevents other sperm from entering. एक बार अगर स्पर्म एंटर कर गया, फ्यूज हो गया, अब वो एक वॉल बना लेता है, जाइगोट अपना एक वॉल बना लेता है कि और स्पर्म एंटर ना करे। Once the sperm fuses with the ovum, it fertilizes it and a zygote is formed, जिसको अपन फर्टिलाइज्ड एग भी बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड ओवम, जिसके लिए आपका यूट्रस रेडी था, क्वेश्चन लगाते इसी के लिए रेडी था वो, ठीक है। वो ये सोचा था कि फर्टिलाइज्ड एग आएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो ये फर्टिलाइजेशन हो गया, हाँ मैं बताऊंगा इसके बारे में भी आऊंगा, ठीक है। आऊंगा, पहले आज आप लोग ये सिंपल प्रोसीजर समझ लो, फिर अपन ड्रिंक्स की बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया एक बार, ठीक है। अब फर्टिलाइज्ड एग जो है वो अब इम्प्लांट होगा, तो अबाउट 6 to 9 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसको ट्रैवल करके आने में टाइम लगेगा ना यूट्रस तक, आफ्टर 6 to 9 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज्ड एग डिसेंड्स फ्रॉम fallopian tube into the uterus, वो धीरे धीरे fallopian tube से यूट्रस तक आएगा, ठीक है। इसका मोशन स्लो है ना, अपन बोले भी ना कि एग इतना मोटाइल नहीं है, ठीक है, तो उसका स्लो मोशन है बहुत, ठीक है। ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट टुवर्ड्स द यूट्रस द डिवीजन ऑफ जाइगोट स्टार्ट, जाइगोट आते आते डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है ताकि वो पहुंचते पहुंचते एम्ब्रियो बन जाए, ठीक है। वन ऑन कॉन्टैक्ट द जाइगोट विल अटैच इटसेल्फ टू द यूट्रिन वॉल, यूट्रस के आके वो वॉल में अटैच, जैसे वो यूट्रस से टच हुआ ना वो आके यूट्रस से अटैच हो जाएगा। Usually in the upper pan of the uterus, the inner wall of the uterus develops and partially envelops the embryo. वो envelop कर लेगा, मतलब एक चादर टाइप का उड़ा दिया, अब उसको पालन पोषण करेगा, ठीक है। This process is called implantation. ये हो गया वो बच्चा अटैच,
ठीक है। अटैच होना जरूरी इसलिए क्योंकि अब जो भी पालन पोषण होना है वो फीमेल बॉडी से ही होना है ना, तो एक अटैचमेंट होगा तब तो आप खाना पीना, उससे उसका जो वेस्ट आएगा वो भी बाहर आप ही को करना है, उसको ऑक्सीजन आपको देना, उसको ब्लड आपको देना है, ठीक है। द फर्टिलाइज्ड एग जिसको अपन जाइगोट बोल रहे हैं इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो एज सून एज इट इम्प्लांट्स व्हिच इज अराउंड 7 to 10 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 7 से 10 दिन के बीच में वो आपके इम्प्लांट हो जाएगा एम्ब्रियो, ठीक है। इट कंटिन्यूज टू बी कॉल्ड एन एम्ब्रियो अंटिल द वीक, ठीक है। The lining of the uterus become thick, मैं बोला ना thick होगी, and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. Clear? Huh? The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. प्लेसेंटा नाम का टिश्यू वहां पे फॉर्म होगा जो मदर की बॉडी से सारा न्यूट्रिशन बच्चे की बॉडी में देगा। दैट थ्रू एक और ट्यूब भी होता है, अम्बिकल कॉर्ड बोलते हैं जिसको अपन, जब बच्चा बाहर आता है तो एक कॉर्ड बाहर आती है ना, तो उसको काटते हैं, दैट इज अम्बिकल कॉर्ड, जिससे आपका पूरा न्यूट्रिशन जो है वो बच्चे तक जाता है थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, अम्बिकल कॉर्ड और बच्चा, ठीक है। There is a disc which is embedded in the uterine wall. It contains villi on the embryo side of the tissue. On the mother side are blood spaces which surround the villi. This provides a large surface area for glucose. Again, villi अपन वहां भी पढ़े थे तो surface area provide कर रहा था. Surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo. ठीक है. The developing embryo will also generate waste. तो waste कहाँ से करेगा? उसको पॉटी आएगी तो क्या करेगा? वो मदर को ही देगा ना, मदर की पॉटी में जाएगा वो, ठीक है। कभी जनरली ऐसा होता है जब बच्चा बड़ा होता है ना, कई बार बच्चा अपनी पॉटी खा लेता है, उसको थोड़ा पता है कि पॉटी है। कभी कभी कभार डिलीवरी थोड़ी पहले करनी पड़ती है, जो आजकल बहुत एक रीजन होता है डिलीवरी पहले करने का, डेट से पहले 8 मंथ में कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चा अपना ही पॉटी खा लेता है। अब आप उसको पॉटी खा के अंदर थोड़ा रहने दोगे, तुरंत बाहर निकालोगे ना, तो उस समय इमीडिएटली वो ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकालते। अगर आप अंदर रहने दिए तो अल्टीमेटली ही विल डाई, क्योंकि वो पॉटी क्या है, पॉइजन सब्सटेंस तो है, टॉक्सिक मटेरियल है, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The developing embryo will also generate waste substance which can be removed by transferring them into the mother's blood to the placenta, ठीक है। जितनी भी यूजफुल चीजें मदर की बॉडी से बच्चे की बॉडी में प्लेसेंटा से जाएगी और वेस्ट भी वैसे ही बाहर आएगा। A woman with an embryo or fetus developing her uterus is called pregnant and the physical condition is called pregnancy. Clear है? जेस्टेशन पीरियड होता है वो पूरा 36 वीक का, जहां पे वो एम्ब्रियो फीटस का रूप लेता है। फीटस का मतलब होता है जहां पे आप बच्चे के एक एक पार्ट्स को पहचानना समझ शुरू कर देते हैं। हाँ ये हाथ है, ये वो पैर है, ये सर है, ये पेट है ना। हमको सोनोग्राफी रिपोर्ट में हमें दिखता है ना, वहां पर दिखने लग जाता है बच्चा कैसा है, नहीं। तो मैं एक बार जब मेरी बच्ची का सोनोग्राफी रिपोर्ट देखा था तो वो ऐसे बैठी थी, एक पैर ऐसा दूसरे पैर में ऐसा, तो आज भी कई बार ऐसे बैठती है, ठीक है। तो वो ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब आता है, मतलब ठीक है। ओके ओके आगे। तो द पीरियड ड्यूरिंग विच द एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। ये अप्रोक्सीमेटली 36 वीक का होता है, थोड़ा पहले भी आजकल हो जाता है, ठीक है। बर्थ फ्यू डेज बिफोर बर्थ द फीटस मूव्स इन द यूट्रस। मैंने बोला कि वो हेड को घूम के अपने आप हेड उसका नीचे आ जाएगा। नहीं होता तो कई बार ऐसा भी होता है कि पेट को ऐसा घुमा घुमा के हेड को नीचे लाया जाता है, ठीक है। ये सब कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं, ठीक है। Few days before the fetus moves in the uterus until its head point towards the cervix opening, ठीक है। कभी भी पैर से बाहर नहीं आता ना बच्चा, पुसल पट्टी टाइप बाहर नहीं आएगा, हमेशा सर से ही बाहर आता है, ठीक है। कोई और कोई ऐसे उल्टी उल्टी हरकत करता है तो उसका ऐसा बोलते तू उल्टा पैदा हुआ था क्या, ये उल्टा मतलब तेरा पैर पहले बाहर आया था क्या, लेकिन तू काम उल्टे कर रहा है सारे, समझ रहे। तो कभी बार ऐसे बोलचाल में बोलते हैं, तो कोई काम कुछ बोलने बोले और कुछ उल्टा करे ना तो ये बोलता है तू उल्टा पैदा हुआ था क्या। लेकिन सीधा पैदा होना मतलब सर बाहर आना चाहिए, लाना ही पड़ता, नहीं तो फिर वही, ठीक है। या फिर घुमा घुमा के सर को सामने लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उस समय डॉक्टर्स बहुत सारे इंजेक्शन भी देते हैं ये सब चीजें स्टिमुलेट करने के लिए, हॉर्मोन्स अलग अलग तरह के, ठीक है। आगे। The child is born as a result of rhythmic contraction of muscles in the uterus. वो contract relax करते हैं muscles जिससे बच्चा बाहर आता है। अगेन वही पेरिस्टाल्टिक टाइप का मूवमेंट जिससे बच्चा बाहर आएगा, ठीक है। The
Contraction of the muscular uterine wall force the fully grown fetus to the cervix into the vagina. Vagina तक आएगा. Contraction of uterine at the abdominal muscle at regular intervals are called labor. Labor pain बोलते हैं. जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है ना, जो उस समय जो पेन चालू होता है तुरंत फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं अपन, दैट प्रोसेस, दैट पेन इज नोन एज लेबर, दैट प्रोसेस इज नोन एज लेबर. और उसके कारण जो दर्द हो रहा है ना उसको लेबर पेन बोलते हैं. उन्हें कभी लेबर पेन. द सर्विक्स डायलेट्स, सर्विक्स थोड़ा सा फैलेगा, डायलेट्स, ठीक है. द हेड ऑफ द फीटस पासेस थ्रू एंड द एमनियन बर्स्ट डिस्चार्जिंग द एमनियोटिक फ्लूइड. जब बच्चा पलता है ना तो वो एक क्या बोलना चाहिए, पैकेट में पलता है, समझ रहे हैं, उसको एमनियन बोलते हैं. और वो फ्लूइड होता है जिसके अंदर वो पलता है, उसके अंदर पानी कम नहीं होना चाहिए. एक रीजन ये भी होता है कई बार पानी कम हो जाता है तो भी बच्चे को जल्दी पहले बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि पानी के अंदर ही पलता है बच्चा अंदर. तभी तो बोलते हैं कि छोटे बच्चे स्विमिंग जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि वो अंदर तैरते ही रहते हैं, वो फ्लूइड में पल रहे हैं ना. बच्चा पूरा अंदर पानी के अंदर ही पलता है. तो ऐसे अपन तो नहीं ट्राई करते, अपन तो बड़े बच्चों को भी मम्मी इतना टेंशन रहती है ना कि अरे जा रहा है स्विमिंग पूल में डूब जाएगा, अरे 3 फीट है क्या डूबेगा 3 फीट में, है ना. पर मम्मी लोग टेंशन लेते हैं, ठीक है. बट फॉरेन कंट्रीज में आप लोग देखते हो इतना इंस्टाग्राम आप लोग चलाते तो छोटे छोटे बच्चे को स्विम कराते हैं वहाँ के पेरेंट्स, क्योंकि छोटा बच्चा जल्दी स्विमिंग सीखता है कि उसको पता है कैसे करना है, कि वो यही तो कर रहा है अंदर में, ठीक है. हाँ चलो आगे बढ़ते हैं. कहाँ गया मैं? हाँ, तो एमनियन बर्स्ट discharging the amniotic fluid through the vagina. The repeated contraction of the uterus along with the contraction of abdominal muscle forces the child out of the uterus through the vagina and the infant is thus born. ठीक है. The umbilical cord, कोई जो cord से जिससे प्लेसेंटा कनेक्टेड था वो cord कट करते, the umbilical cord remains attached which is later cut off and tied up. नाल बोलते हैं जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नाल. वो जाके नाभि बन जाता है बाद में, ठीक है. The remaining cord on the infant shrivels and become its navel. After the baby is born, the placenta and the uterine lining are discharged through menstruation. Actually, यही आपका अगला पीरियड होता है. menstruation का मतलब अपना यही है पूरा. बर्थ समझ में आ गया ना पूरा, कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ और बच्चा पैदा हो गया. यहाँ पर क्लियर है, ठीक है. बाकी वाला पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है. एक क्लास और लगेगा, मैं ये वाला पार्ट खत्म करके अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे. तो बाद नेक्स्ट क्लास अपने चैप्टर हो जाएगा, है ना. अब थोड़ा नोट्स देखना आप लोग का काम है, समझ रहे हो क्या. एक बार मैंने रीड कर दिया बट आप लोग एक बार फिर से रीड करोगे जाके,